आपके देखो अक्सर करके बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में, तो इस चीज़ को देख लें एक बार। आपके यहाँ पर बहुत सी इसमें चीज़ें चेंजेस रहती हैं, ठीक है। तो ये देख लें आपके किस शहर से कौन सा खंड काव्य आएगा, आप उसे तैयार कर लें, ठीक है। मैं खंड काव्य ज़्यादा कराकर आपको बोर नहीं करूँगा, क्योंकि आपका किसी से कहीं से आता है, किसी कहीं से आता है, तो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखिए भाई, श्रवण कुमार जो खंड काव्य है उसके लेखक हैं डॉक्टर शिव बालक शुक्ल, और कौन से जिले से है, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती और हमीरपुर, ठीक है। मुक्ति की जो खंड काव्य है वो पंडित सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है, और ये कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर यहां पर आपका आएगा। त्यागपति रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी इस जगह आप देखने को मिलेगा। रश्मि रथी की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सत्य की जीत की बात करें तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आलोक व्रत की बात करें तो गुलाब खंडेलवाल इसके लेखक हैं। प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, कहानी। चलिए तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाई पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी। ये दोनों ही कहानियां एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। तो कहानी है भाई पंचलाइट, ठीक है। एक पंचलाइट कहानी जो है गांव की एक आंचलिक कहानी है, ठीक है। कथा वस्तु में सिर्फ हमको इतना लिखना होता है कि जैसे कि हम प्रस्तावना में लिखते हैं निबंध के में, आपने देखो निबंध की प्रस्तावना जब लिखते हैं तो उसमें जो उसकी चीज़ अंदर होती हैं, जो निबंध से हमको सीख मिलती है, जो निबंध में हम लिखते हैं, जिसके ऊपर जिन तथ्यों के ऊपर हम बात करते हैं वो चीज़ आती है, ऐसे ही इसमें है। तो पंचलाइट श्री प्रणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश का अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु ग्राम में परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट की बात कही है, जिसे गांव वाले कहते हैं। ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टूर में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईश्वर द्वेष के भाव से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्र ही इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते चलिए भाई। चलिए कोई नहीं बेटा, मैं इस दुनिया से भागा थोड़ी नहीं जा रहा हूं, इंस्टाग्राम तो है ना मेरे पास, तो बस वहीं फॉलो कर लेना, वहीं मिल जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। वहीं बात कर लिया करना मेरे से, अगर कोई दिक्कत हो, कहीं भी हिम्मत हारो, ओके। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी, इसलिए आज भी संघर्ष जारी है। नाइस, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, ठीक है। तो भैया कहानी स्टार्ट होती है रामनवमी के मेले में। यहां पर महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहते थे। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद गांव वालों के पास 10 रुपए बचे और उस 10 रुपए से वो क्या करने वाले थे, कीर्तन करने वाले थे और पूजा की सामग्री खरीदने वाले थे, ठीक है भाई। जोश जोश में पंचलेट ले आए महतो टोली के लोग, और आज अपने घर में किसी ने भी डिबरी या डिबिया नहीं जलाई थी, जो कि घर में रोशनी देती थी, है ना, एक दीपक टाइप सी होती थी वो। तो ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि सबके अंदर पंचलेट आने की खुशी थी। अब पंचलेट तो ले आए, लेकिन पंचों को, महतो टोली के पंचों को तो पंचलेट जलाना आता ही नहीं था। वही वाली कहावत हुई
कि आइडिया दे दिया किसी चूहे ने कि बिल्ली आती है हमें खाती है, इससे अच्छा तो बिल्ली के गले में घंटी बांधो, आएगी घंटी बजेगी हम बिलों में घुस जाएंगे। तो ऐसे ही मैं तो टोली के लोगों को आइडिया दिया कि भाई पंचलेट ले आओ, शानो शौकत के रोब दाप के चक्कर में, और वो ले आए चंदा वंदा इकट्ठा कर करा कर, फिर किसी को जलाना आता ही नहीं। अब पंच अपने सर पर हाथ मारने लगे और उनको तब बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उन पर हंसने लगे। ठीक है, यही इस कहानी का सार है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीज आप नोट करते रहना, सच में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब वो मरते क्या ना करते, तभी गोधन नाम का एक लड़का था। ठीक है, वहीं पर गुल्ली काकी की बेटी मुन्नी बेटी थी, वह जानती थी गोधन पंचलेट जलाना जानता है। गोधन जानते हो ना, मुन्नी का प्रेमी है ना, मुन्नी नायिका है और गोधन नायक है। प्रेमी प्रेमिका की बात होने वाली है इसमें भाई। तो अब सीन क्या था भाई, ये भी एक अलग कहानी है, समझाऊंगा नहीं तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो भैया गोधन मुन्नी से प्रेम करता है और उसके साथ में सलीमा का गाना गाता है। गांव वाले उसको देख लेते हैं और उसको गांव से बाहर कर देते हैं, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। किसका? गोधन का। ठीक है, अब ये बात मुन्नी ने अपनी सहेली कनेली को बताई कि भाई गोधन जो है ना, मेरा प्रेमी जो है वो पंचलेट जलाना जानते हैं। तो वो क्या करती हैं, कनेली पंचों तक इस बात को पहुंचा देती थी। अब पंच कहते हैं सोच विचारने के बाद में कि ऐसा करो खरीदार, तुम जाओ और तुम गोधन को बुला कर लाओ। अब भाई गोधन बड़ा ईगो वाला बंदा था, वो कहता है अच्छा अब मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाने बुला रहे हो, और बुलाने भेजा तो किसको? छड़ीदार को। इसके कहने पर तो मेरी जूती ना जाए। ये कौन सोच रहा है? गोधन सोच रहा है। गोधन सोच रहा और कह भी रहा है और उसने मना भी कर दिया। अब वो क्या करता है, पंचों के पास आता है छड़ीदार। फिर पंच किसको भेजते हैं? मुन्नी की काकी गुलरी को भेजते हैं। ठीक है, मुन्नी की काकी कौन थी? गुलरी थी। गुलरी काकी को भेजते हैं कि जाओ तुम गोधन को बुला के आओ। और भैया सासू माँ जब दामाद के पास जाती हैं कि चलो दामाद जी पंचलेट जला आओ, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगी, मैं राजी हूं। तो भाई गोधन स्टाइल में उठता है और जाता है, और पंचलेट जलाने को जब वो आता है तो देखता है कि वहां तो पंचलेट जलाने का तेल ही नहीं है। फिर भी गोधन बड़ा स्मार्ट था, उसने दिमाग से सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करता हूं, गरी के तेल से जलाकर देखता हूं, और वो पंचलेट को जला भी देता है गरी के तेल से। फिर क्या होता है, पंचलेट जलते ही मैं तो टोली के लोग एक साथ तेज आवाज में महावीर स्वामी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं जय हो महावीर स्वामी जी की, और कीर्तन स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से गोधन ने अपनी समझदारी से पंचलेट को जलाया। और इस खुशी में जो महतो टोली के सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, वो कह देते हैं कि जाओ गोधन जी लो अपनी जिंदगी, गाओ खूब सलीमा का गाना मुन्नी के साथ में। और मुन्नी हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखती है, और गुलरी काकी जो कि मुन्नी की माँ थी, वो कहती है कि गोधन बेटा शाम को घर पर खाने के लिए आ जाना, खाना पीना खाकर ही जाना। ठीक है, तो गोधन बड़े प्यार से कहता है ओके काकी मैं आता हूं खाना खाने भी। ठीक है, ये सब होता है। गोधन को बजरंग दल में शामिल करो बेटा। गोधन को बजरंग दल में शामिल करने के लिए है ना, पता नहीं तुमको कहां जाना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये है इस कहानी का पूरा सार, ये है ये प्यारी सी कहानी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो आगे की कहानी है वो आपको कौन सुनाने वाले हैं आप समझ जाइए। ठीक है, थोड़ा कहानी का उद्देश्य बता देता हूं भाई। इस कहानी का उद्देश्य साफ था कि ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोली में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईश्वर द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यही चीज हमको इस कहानी में बताई गई, समझाई गई, और अगर हम इसे भी ना समझ पाए तो हम बेकार हैं। ठीक है, हसरत मतलब प्रेम भरी निगाहों से। प्रेम नहीं समझते हो? जैसे कि बहुत दिनों बाद अपनी किसी प्रिय वस्तु को या फिर किसी खूबसूरत चीज को जब देखते हो तो आप एक टक निहारते रहते हो ना, वाह अच्छी